Bismillahirrahmanirrahim, you are watching the Learning College YouTube चैनल। आज हम सेकंड ईयर के सेकंड टॉपिक के साथ मौजूद है। आज हम सेकंड ईयर का S&P ब्लॉक चैप्टर हम कंटिन्यू रखेंगे आज, और पीरियड नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो पीरियड स्टार्ट होते हैं सोडियम से और आर्गान के ऊपर एंड होते हैं। आज से रिलेटेड जो इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड जो होमवर्क होगा वो आप होमवर्क मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करेंगे उनकी पिक्चर्स निकाल के। और यहाँ पे अगर चैप्टर के अंदर या इस पूरे टॉपिक के अंदर आपको कोई मसला भी हुआ तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर पूछ सकते हैं। पीरियड नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे, और पीरियड नंबर 3 के अंदर जो जो एलिमेंट्स आते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने पहले वाले चैप्टर में हमने कर ली थी। और ये जो पीरियड स्टार्ट हो रहा है वो सोडियम से स्टार्ट होकर आर्गान के ऊपर एंड हो रहा है, और इसकी हम कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, एटॉमिक प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे, उनके अंदर चेंजेस क्या क्या आती हैं, ग्राफ्स किस तरह के बनते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जो पहली फिज़िकल और एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड है एटॉमिक रेडियाई, थर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इन दो के ऊपर बात करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी के ऊपर और एटॉमिक रेडियाई के ऊपर, कि ये क्या क्या होती है। सबसे पहले आप पीरियोडिक टेबल को देख लें। इसके ऊपर हमने बात की थी कि इसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स मौजूद होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, यहाँ पे डी ब्लॉक, नीचे एफ ब्लॉक मौजूद होता है। एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं ये मोस्टली क्या होते हैं, आपके पास मेटल्स होते हैं। और इसके अंदर आपने कहा था कि दो ही ग्रुप्स होते हैं, और उन ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं, अल्कली मेटल, और दूसरा आ जाता है इसके साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल। ये दो ग्रुप्स मौजूद है, और इस पूरे एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल हैं। और मेटल की ये याद रखना है प्रॉपर्टी होती है कि वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आसानी के साथ कर सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इनके अंदर ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर आ जाएँ तो इसके अंदर तो प्योर सारे के सारे मेटल्स मौजूद हैं, जबकि पी ब्लॉक के अंदर दोनों आ जाते हैं, मेटल्स भी मौजूद है, नॉन मेटल्स भी मौजूद है। मेटल्स की तो वही सेम प्रॉपर्टीज़ रहेंगी। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कर सकते, बल्कि ये क्या करेंगे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। ये बात जहन में रखनी है ताकि बाकी आने वाले टॉपिक्स के अंदर आपको बात क्लियर होती जाए। नॉन मेटल्स के केस पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो आसानी के साथ हो सकता है, और ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते, या बहुत कम करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बिल्कुल नहीं होगी। इनको तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। जबकि पी ब्लॉक के अंदर जो टॉप के मेंबर हैं, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और यहाँ पे ये हीलियम वाली फैमिली जिसको आप बोलते होते हो नोबल गैसेस, ये वाली फैमिलीज मौजूद होती हैं। इनके नाम इनके टॉप के मेंबर के नाम से ही रखा जाता है। मतलब ये बोरान फैमिली आ गया, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या हेलोजन फैमिली, और लास्ट वाले को नोबल गैसेस बोलते हैं या नोबल फैमिली बोलते हैं। और नोबल फैमिली किस वजह से कहा जाता है, क्योंकि ये किसी भी किस्म की बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लेते। वो इस वजह से नहीं लेते क्योंकि इनके जो ऑर्बिट्स है, इनका जो लास्ट शेल जो है वो अकॉर्डिंग टू रूल जो है वो कंप्लीट होते हैं। और रूल क्या होता है, रूल ये है कि किसी भी एटम के अंदर लास्ट शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है अकॉर्डिंग टू डुप्लेट रूल, और किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, तो वो स्टेबल होगा। तो आर्गान के केस में, हीलियम के केस पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, बाकी सारे मेंबर्स के केस में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये स्टेबल होते हैं, नोबल होते हैं, किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ये हिस्सा नहीं लेते। ये आ गया जनरल से इंट्रोडक्शन, जो एस और पी ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स मौजूद थे और वो उनके ग्रुप्स के नाम क्या क्या हैं। फर्दर हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को और एटॉमिक रेडियाई को। सबसे पहले आप एटॉमिक रेडियाई को देख लें कि एटॉमिक रेडियाई क्या होती है या एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक रेडियाई, अब चूंकि हम पीरियड नंबर 3 पढ़ रहे तो इसके लिहाज से हम पूरे एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक पहले रेडियाई होता है क्या, या एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज को हम डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज देखिए, ये डायग्राम ड्रा करते हैं, ये आपके पास न्यूक्लियस आ गया, ये लेट्स सपोज ये आपके पास
शेल है, ठीक है। तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जो भी है, लास्ट शेल तक जितना डिस्टेंस है उसको आप क्या बोलते होते हो, एटॉमिक साइज। न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जितना भी डिस्टेंस है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल, जितना भी डिस्टेंस है वो एटॉमिक रेडियाई कहलाएगा। और हम पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखेंगे कि ये किस पे डिपेंड करते हैं। अब ये याद रखना है कि जो डिस्टेंस डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर करता है, शेल्स के ऊपर। अब जितने नंबर ऑफ़ शेल्स जो है, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना ही एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता जाएगा। जितने नंबर ऑफ़ शेल्स कम होंगे उतने एटॉमिक साइज़ कम होगा। इसको हम पीरियोडिक टेबल के लिहाज से भी देखते जाएंगे। अब चूँकि पीरियड नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं, तो पीरियड नंबर 3 के अंदर आने वाले तमाम जो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फ़र, फास्फोरस, इसी तरह क्लोरीन, आर्गन, इनके एटॉमिक साइज़ हम चेक करेंगे। एटॉमिक साइज़ का ट्रेंड कैसा है, एटॉमिक साइज़ किस तरह होता है। सबसे पहले देख रहे हैं, ये डायग्राम ही ड्रा कर लेते हैं। अगर आप इस डायग्राम को चेक करेंगे तो सबसे पहले वाला एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, मज़ीद कम होता जा रहा है। तो हम एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड उस तरह लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज़ के ट्रेंड इस तरह लिख सकते हैं, क्योंकि पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड 3 के अंदर आप यहाँ से मूव करोगे लेफ़्ट टू राइट, इसको आप बोलते हो लेफ़्ट टू राइट। अब नंबर ऑफ़ शेल्स पे डिपेंड करता है। अब हम दोनों केसेस पे देखेंगे कि पीरियड के केस में एटॉमिक साइज़ क्या होगा और ग्रुप्स के केस पे एटॉमिक साइज़ क्या होगा। अब याद रखें, जो कि हमने पहले लेक्चर के अंदर बात की थी कि ग्रुप्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं जो कि लास्ट शेल के अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह पीरियड्स के ऊपर हमने बात की थी, वो होते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि 7 पीरियड्स डाउन द ग्रुप जाएँ अगर, तो पीरियड्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो इसी तरह शेल्स भी ज़्यादा होते जाएंगे। तो हम देखेंगे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ क्या है। अब चूँकि देखिए, अगर हम कोई भी एलिमेंट यहाँ से उठा रहे हैं, पीरियड नंबर 1 से उठाएं, 2 से उठाएं, 3 से उठाएं, 4 से उठाएं, 6 से, इसको देखते जाएं। अगर हम पहले पीरियड से उठा रहे हैं तो उसके अंदर एक ही शेल होगा, सेकंड वाले पीरियड से उठा रहे हैं तो उसके अंदर 2 शेल्स, तीसरे वाले से अगर उठा रहे हैं तो इस तरह 3 शेल्स, इस तरह मूव करते जाएं तो 4, 5, 6, 7 शेल, इस तरह शेल्स ज़्यादा होते जाएंगे। और आप देखते जाएंगे जो जो शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो न्यूक्लियस से जो लास्ट शेल का डिस्टेंस है, यहाँ से देखिए इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, इसका डिस्टेंस ये, तो न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से लास्ट शेल तक डिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो ज़्यादा होता जा रहा है इन केस ऑफ ग्रुप्स। इन केस ऑफ पीरियड अगर आप चेक करें, लेट्स सपोज हम मूव करें थर्ड पीरियड के अंदर, ये रहा थर्ड पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो आने वाले तमाम जो एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड के अंदर, हर एक एलिमेंट के हर एक जो एटम की अगर स्ट्रक्चर आप चेक करेंगे तो हर एक के शेल्स बराबर होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ पीरियड सेम है तो हर एक का नंबर ऑफ़ शेल्स भी सेम होगा। तो इसीलिए जब हम मूव करते हैं नंबर ऑफ़ शेल्स तो सेम रह रहे, लेकिन अगर आप चेक करें तो एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसका एटॉमिक नंबर 11 था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, तो इस तरह एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो रहे हैं तो इसका मतलब है न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन ज़्यादा होते जा रहे हैं और शेल्स के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते जा रहे हैं। प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज़ जो है वो छोटा होता जाएगा। फोर्स ऑफ न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो शेल्स जो है वो अपनी तरफ खींच लेगा, इसकी वजह से एटॉमिक साइज़ अगर आप पीरियड के अंदर मूव करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। उसकी वजह के एडिशन ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। या आप इसके जनरल ट्रेंड देख लें, लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक साइज़ पहले ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। अब ये जो पहले 3 हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अब ये चूँकि सारे के सारे क्या है मेटल्स हैं तो इनको मेटालिक बॉन्ड के केस में देखेंगे। बाकी फर्दर जो है नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स के केस पे देखेंगे। आर्गान के केस पे थोड़ा केस मुख्तलिफ हो जाते हैं। आर्गान की अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ये इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा हो जाता है, इसको भी हम बात करेंगे एटॉमिक साइज़ क्यों ज़्यादा होते हैं।
इसको आप क्लियर हो जाना चाहिए कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से साइज़ जो है वो श्रिंक कर जाएगा, छोटा हो जाएगा और मूव करेंगे पीरियड लेफ़्ट टू राइट की गैस में। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीजेस, और जबकि लेफ़्ट टू राइट की केस में एटॉमिक साइज़ जो है डिक्रीजेस। और इसकी वजह आप क्या बताएंगे कि एटॉमिक साइज़ ज़्यादा किस वजह से हो रहे, नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होते जा रहे, और एटॉमिक साइज़ कम किस वजह से हो रहे, क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये ज़्यादा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होता जा रहा है। न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से साइज़ छोटा होता जा रहा है। ये आपने एटॉमिक साइज़ की बात कर ली। अब चूँकि लास्ट अगर आप देखो तो आर्गान का जो एटॉमिक साइज़ है वो ज़्यादा बताया जा रहा है, चूँकि आर्गान आप देखें कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है, आर्गान बिलोंग करेगा नोबल फैमिली से। इसका मतलब क्या हुआ कि आर्गान जो है वो नोबल फैमिली से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब है किसी भी किस्म की केमिकल बॉन्डिंग के साथ उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा। उसका लास्ट शेल कंप्लीट है। जब लास्ट शेल कंप्लीट है वो केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा, तो हम इनको चेक नहीं, जिस तरह हम इसको मेटालिक बॉन्ड के केस पे देख रहे हैं, इसको हम कोवेलेंट रेडियाई के केस पे देख रहे हैं, तो इसके केस पे अगर लेट्स सपोज एक आर्गान के एटम दूसरा आर्गान के एटम इनको आपस में करीब लाया जाए तो इनके दरमियान वंडरवाल फोर्सेस क्रिएट हो जाती हैं। वंडरवाल फोर्सेस जो कि वीक फोर्सेस होती है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक होती है, दूसरी डाइपोल डाइपोल मूवमेंट होती है, तीसरी जो है तीसरी जो होती है वो वंडरवाल फोर्सेस होती है, जो कि बहुत वीक फोर्सेस होती है, जो इसके दरमियान अगर करीब लाया जाए तो ये फोर्सेस क्रिएट हो जाती है। इसी वजह से इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो थोड़ा ज़्यादा होता है बनिस्बत बाकियों के। अब हम अगर दूसरी की बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी की, आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पे वर्ड पे गौर करें तो आयन से निकले, ठीक है। मतलब क्या, कैटायन एनायन का ताल्लुक होगा यहाँ पे। इसको हम डेफिनेशन से और फिर इसको फर्दर एग्जांपल से भी क्लियर करेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी है इसको पहले डिफाइन कर लें। 9th क्लास में आपने डिटेल से पढ़ा। जनरल यहाँ पे बात करेंगे। जनरल इसका हम इलेक्ट्रॉनिक जो इसका ट्रेंड है वो पीरियोडिक टेबल के लिहाज से देखेंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या, इसको अगर आप डिफाइन करें तो हम कहते हैं अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल। लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन्स को मुकम्मल तौर पर रिमूव करने को कितनी एनर्जी आपको चाहिए होगी, उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हो। मिसाल के तौर पे मोस्टली जो 9th क्लास पे एग्जांपल दी जाती है वो सोडियम के गैस पे ही दी जाती है। सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थर्ड वाले शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आपने याद रखना है, अब चूँकि एटॉमिक साइज़ देखिए इसका ज़्यादा है, यहाँ से देखें अगर इसका एटॉमिक साइज़ देखा जाए तो यहाँ से लेकर ये एटॉमिक साइज़ है। न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज़्यादा इस शेल के ऊपर होगा क्योंकि वो सबसे ज़्यादा करीब है न्यूक्लियस के। फिर इसी तरह न्यूक्लियस का होल्ड आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा। सेकंड वाले शेल पे उसका होल्ड कम होगा, फिर थर्ड वाले शेल पे उसका होल्ड कम होगा। अगर देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस का जो होल्ड है वो इस वाले शेल के ऊपर बहुत ज़्यादा कम है। जब बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पे हम इसको एनर्जी देंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को, और बआसानी इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवा सकते हैं। अब यहाँ पे जो फैक्टर्स आते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपने होल्ड में रख सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना इतना आसान नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर का चार्ज जितना ज़्यादा होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट शेल पे ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना मुश्किल होता है। अगर न्यूक्लियर का चार्ज कम है, जैसे कि सोडियम के गैस में लास्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर का चार्ज कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना आसान है। फिर इसी तरह शील्डिंग इफेक्ट होता है, यह भी आपने 9th क्लास में पढ़ा। शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शेल्स की वजह से
आने वाली रुकावट, जैसे देखें न्यूक्लियस फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स उसकी फ़ोर्स को रोकेंगे, फिर अगर यहाँ से उसकी फ़ोर्स आगे चली भी जाती है तो सेकंड जो शेल है उसके अंदर मज़ीद 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो न्यूक्लियस की फ़ोर्स को रोकेंगे। फिर इसी तरह जो लास्ट शेल तक पहुँचते पहुँचते जो न्यूक्लियर का चार्ज कम हो जाता है उसकी मेन वजह क्या होती है, शील्डिंग इफेक्ट होती है, जिसको स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप कहते हो कि फोर्स के रास्ते में रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से लास्ट शेल पे फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स हम रिमूव करवा सकते हैं। अगर शील्डिंग इफेक्ट नहीं है तो फिर इसका मतलब है न्यूक्लियस के ऊपर होल्ड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक हो गया। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लास्ट शेल। अब ये 3 तरह की आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी करेंगे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल इज नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड की केस में यहाँ पे सिर्फ सेकंड लगा देंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकंड इलेक्ट्रॉन। थर्ड के केस में अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट शेल इज नोन एज थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब इस आयोनाइजेशन एनर्जी का जो जनरल ट्रेंड है प्रायोरिटी टेबल के अंदर, अगर आप प्रायोरिटी टेबल के अंदर मूव करें टॉप टू बॉटम की केस में तो एटॉमिक साइज आपके क्या होते हैं, एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाते हैं। और ज़्यादा किस वजह से होते हैं, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होने की वजह से, नंबर ऑफ शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप क्या होते जा रहे हैं, ज़्यादा होता जा रहे हैं। एटॉमिक साइज ज़्यादा होता जा रहा है, आप खुद ज़हन लगाएं कि अगर एटॉमिक साइज ज़्यादा है तो क्या न्यूक्लियस की फोर्स लास्ट शेल पे ज़्यादा होगी, कम? तो जितना एटॉमिक साइज ज़्यादा, इसका मतलब लास्ट शेल पे उतनी ज़्यादा फोर्स कम होती जाएगी। तो जो हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, उसकी वजह क्या है, एटॉमिक साइज ज़्यादा होता जा रहा है। जबकि आप मूव करेंगे लेफ़्ट टू राइट के केस में, पीरियड के केस में, तो आपने कहा कि एटॉमिक साइज जो है वो देखें, हमने यहाँ पे लिखा एटॉमिक साइज जो है वो पीरियड के केस में डिक्रीज़ हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो कम हो रहा है, आप खुद ज़हन लगाएं कि अगर ये साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, मिसाल के तौर पे ये ड्रा कर लिया, न्यूक्लियस का साइज़ बहुत छोटा है तो इसकी जो फोर्स है वो लास्ट शेल तक बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ही बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस के होल्ड में इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ होल्ड से निकालने में इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके ट्रेंड की बात कि आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेफ़्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे तो वो क्या होती जाएगी, ज़्यादा। और ज़्यादा होने की वजह क्या है, क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है, न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना मुश्किल होते हैं। अब आप इस ग्राफ की तरफ आ जाएं जो आपकी बुक के अंदर बना हुआ है। ये वाला ग्राफ आपकी बुक के अंदर बना हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी के केस में। अब हमने ये देख लिया कि आयोनाइजेशन एनर्जी हर एक की कितनी है। अब ये लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बता रहे हैं। जनरल अगर हम बात करें तो लेफ़्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, आयोनाइजेशन एनर्जी पहले कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा। लेकिन अगर आप इस ग्राफ के ऊपर गौर करें तो सेकंड जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के केस में और एल्युमिनियम के केस में थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है कि मैग्नीशियम की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, मैग्नीशियम की आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा है। फिर आगे मूव करते जाएँ तो फास्फोरस के केस में आ जाएँ तो सिलिकॉन और सल्फ़र के दरमियान फास्फोरस मौजूद है। हालांकि सल्फ़र की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू जनरल ट्रेंड, लेकिन यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, ये भी ज़्यादा है। किस वजह से ज़्यादा है इसको हम देख लेते हैं। अब यह देखें, हमने बात की थी s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल। देखिए s ऑर्बिटल पहले लेक्चर के अंदर हमने बात की थी कि s ऑर्बिटल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2। इसी तरह हमने कहा था p के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6। d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब आप इसको देखें, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग, ये आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के अंदर भी बता दिया जाएगा किस तरह इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाती है। या फिर आपने 9th क्लास के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर ज़रूर पढ़ा होगा कि 3 रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। एक तो अफबव रूल है, फिर उसके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो है वो हुंड्स रूल और पाली एक्सक्लूजन के मुताबिक करते हैं, जो कि आने वाले नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हम डिस्कस भी कर लेंगे। इनके इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग यह होती है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको अगर ड्रा करें तो मैक्सिमम अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेट्स सपोज 3 बॉक्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 6 के केस हम 3 ड्रा करना पड़ेंगे हमको, ये हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन हमेशा अपोजिट रखेंगे, ये भी रूल के मुताबिक है। इस तरह डी के केस में इस तरह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, इस तरह इसको आप
7 ड्रा कर लें तो 7 के अंदर 14 आ जाएंगे। अब याद रखना है कौन से ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होंगे। इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। कम्प्लीटली फिल्ड है, जब ये कम्प्लीटली फिल्ड है ऑर्बिटल तो इसका मतलब क्या है, ये स्टेबल है। और अगर इसके अंदर इसका हाफ मौजूद है, जो कि 2 का हाफ कितना हो गया 1, अगर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद हो फिर ही स्टेबल हो जाएगा। अब इसको आप देख लें नेक्स्ट की केस पे, पी ऑर्बिटल के केस में कंप्लीट कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ये क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड है, और कंप्लीटली फिल्ड वाला क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर इस तरह आ जाएगा, लेट्स सपोज 5 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब है ये पार्शली फिल्ड है, इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड भी नहीं है, हाफ फिल्ड भी नहीं है, पार्शली फिल्ड है, ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके अंदर इस तरह की सिचुएशन है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 6 का हाफ मौजूद है, 6 का हाफ स्टेबल, 10 का हाफ स्टेबल, 14 का हाफ स्टेबल, तो 6 का हाफ 3 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है या फिर ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, तो दोनों केसेस के अंदर ये ज़्यादा स्टेबल होंगे। अब इस केस में आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कर लिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप अगर आप मैग्नीशियम की लिखें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कुछ इस तरह आती है। लास्ट शेल के अंदर इसके आते हैं S2, लास्ट शेल के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप पूरी लिख के देख लें। अब S2 है, इसका मतलब है S ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, जो कि क्या है, कम्प्लीटली स्टेबल है। अगर आप एक स्टेबल चीज़ को डिस्टर्ब करेंगे तो फिर आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अगर आप मैग्नीशियम के केस में इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट शेल से रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी। उसकी वजह क्या है कि वो स्टेबल है, और स्टेबल चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए आपको फिर ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर इसी तरह आप अगर आगे मूव करते जाओ, फास्फोरस के केस में आओ। फास्फोरस चूँकि बिलोंग कर रहे पी ब्लॉक से, और पी ब्लॉक के अंदर एक तो एटॉमिक साइज़ ऑलरेडी छोटे हो गए तो इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इसके केस पे आयोनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, और इस ज़्यादा की वजह भी है क्या होगी, यहाँ पे पी ऑर्बिटल इन बार में अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो तो ख़त्म किस पे होगी, P3 के ऊपर। P3 का मतलब क्या है कि P के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके आएंगे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, 6 का हाफ। P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन इसके पास P के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, अगर ये ड्रा करो यहाँ इस तरह, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। इसका मतलब है इसके पास हाफ फील्ड जो है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब हमने कहा कि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब इसका भी हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है, तो इसका मतलब है इसके लास्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के लिए हमें भी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। जबकि बाकी अगर ये भी देखें स्टेबल नहीं है, ये भी स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है, हमें कम एनर्जी इनकी बनिस्बत चाहिए। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसके केस में हमको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाने के केस में। लास्ट में देखें आर्गन की जो लाइन है वो सबसे ऊपर जा रही है। अब ये देखें सबसे ज़्यादा स्टेबल है। आर्गन के पास लास्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, नोबल फैमिली है, 0 ग्रुप भी कहा जाता है इसको। इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी देखें सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा होने की वजह ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हमें एनर्जी फिर उसी हिसाब से ज़्यादा देनी पड़ेगी। और ये एनर्जी किलो जूल पर मोल के हिसाब से दी जाती है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने बात की एटॉमिक रेडियाई की और आयोनाइजेशन एनर्जी की, और इनका ट्रेंड देखा हमने ग्राफ के ज़रिए भी। आयोनाइजेशन एनर्जी की बात की, एटॉमिक रेडियाई को डिस्कस किया, और उसके जनरल ट्रेंड्स को बात की पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आज का जो होमवर्क है वो आपका ये है कि आपने इन दोनों को, ये जो आपने ग्राफ है आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ ड्रा करके, और इसके जो दो स्पेशल केसेस आ जाते हैं मैग्नीशियम के केस पे और फास्फोरस के केस पे, इनकी रीजंस लिख लेनी है। एक ये आपकी होमवर्क आ गया। दूसरा होमवर्क आपका ये आ गया कि एटॉमिक रेडियाई जो है, ये रहा एटॉमिक रेडियाई, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, और इसके साथ इसका एक्सप्लेनेशन और जनरल ट्रेंड जो है वो आप होमवर्क होगा आपका। और इस वीडियो लेक्चर से अंदर अगर आपको कोई मसला है तो फिर आप व्हाट्सएप के ऊपर वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह वीडियोज़ को देखते रहे ताकि आपको फ़ायदा होता रहे।